समय न्यूज नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाज़िरा के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। अपने इस खास प्रोग्राम में हम अहम वाक़यात और खास खबरों का तफसीली जायजा लेते हैं। आज हम बात करेंगे हिंद ईरान ताल्लुकात की। ईरान के सदर हसन रूहानी के दौरे हिंद से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? रूहानी के इस दौरे से दोतरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के क्या इम्कानात हैं? हिंद ईरान रवाबित की एक कदीम तारीख रही है। दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब रहे हैं। हिंद ईरान रवाबित में जहां बहुत सी बातें हैं, वहीं ताल्लुकात के इस नए दौर में चाबहार पोर्ट का मामला भी स्ट्रेटेजिक और कारोबारी एतबार से हिंदुस्तान के लिए बेहद अहम है। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं IWCA यानी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के सीनियर रिसर्च फेलो जनाब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे फारसी के प्रोफेसर मोहसिन अली साहब। मैं अपने दोनों मेहमानों का स्टूडियो में खैर मकदम करता हूं। शुक्रिया। और इसी के साथ आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम हालात हाज़िरा। हिंद ईरान ताल्लुकात की कदीम तारीख है जो बहुत अहम और बामानी है। मुश्तरका हिंद ईरानी तहजीब अपनी मिसाल आप है। तहजीब और सकाफत के अलावा दोनों मुल्कों के बीच सियासी और कारोबारी ताल्लुकात भी मजबूत रहे हैं। ईरान से खाम तेल दरामद करने वाले मुल्कों में हिंदुस्तान पेश रहा है। अमरीका की पाबंदियों के बावजूद हिंदुस्तान ने ईरान से कारोबार जारी रखा। ईरान के सदर हसन रूहानी के दौरे से कबल वजीर आजम मोदी के ईरान दौरे से दोनों मुल्कों के रिश्तों में नई करवट आई थी। अब ईरानी सदर के दौरे हिंद से दोतरफा रवाबित मजीद मुस्तहकम होने की उम्मीद है। आइए नजर डालते हैं हिंद ईरान ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर। हिंद ईरान ताल्लुकात कदीम और तारीखी नौयत के हैं। सिंध तहजीब के दौर से अब तक दोनों मुल्कों के बीच मजबूत सियासी और तिजारती ताल्लुकात रहे हैं। ईरान का शुमार तेल पैदा करने वाले दुनिया के अहम तरीन मुल्कों में होता है। ईरान से खाम तेल दरामद करने वाले मुल्कों में हिंदुस्तान सरे फहरिस्त है। खासतौर से जिन दिनों ईरान पर अमरीका ने सख्त पाबंदी आयद कर रखी थी, तब भी हिंदुस्तान अमरीका की नाराजगी की परवाह किए बगैर ईरान से तेल दरामद कर रहा था। पाबंदियों के दौरान हिंदुस्तान को ईरान से काफी मुराद हासिल रही। बदले में हिंदुस्तान दवाएं और पाबंदियों से मुस्तस्ना बाज दूसरी अशिया भी ईरान को बरामद किया करता था। ईरान से हिंदुस्तान के हमेशा करीबी रवाबित रहे हैं। चंद बरस कबल ईरान में किए गए एक सर्वे के मुताबिक ईरान में हिंदुस्तान की मकबूलियत तकरीबन 70% थी, जो दुनिया के सभी ममालिक से ज्यादा थी। हिंदुस्तान में भी ईरान के ताल्लुक से एक मुस्बत रवैया पाया जाता है। पाबंदियों के खात्मे के बाद हिंदुस्तान न सिर्फ तेल और गैस की मुस्तकबिल की अपनी जरूरियात के लिए ईरान की तरफ मायल है, बल्कि वो पाबंदियों के बाद ईरान की तामीर नौ में सरमायाकारी का एक बेहतरीन मौका देख रहा है। ईरानियों को भी हिंदुस्तान में गहरी दिलचस्पी है। बड़ी तादाद में ईरानी तलबा हिंदुस्तान में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जेर तालीम है और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत कई अहम शोबों में तालीम हासिल करके ईरान की तामीर में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लाम और सकाफत भी दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात का एक अहम पहलू है। ईरान के सदर हसन रूहानी के दौरे से हिंद ईरान रवाबित मजीद मुस्तहकम होंगे। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे से दोनों मुल्कों के रिश्तों में एक नई पेशरफ्त हुई थी। चाबहार बंदरगाह की तामीर के मुआहदे ने वस्ती एशिया में हिंदुस्तान को काफी मजबूती फराहम कर दी है और ये मुआहदा पूरी दुनिया में मौजूए बहस बना हुआ है। ईरानी सदर हसन रूहानी के इस तारीखी दौरे के मौके पर हिंदुस्तान की कोशिश होगी कि चाबहार से कारोबारी सरगर्मियां जल्द से जल्द शुरू हों। इस सूरत में हिंदुस्तान को बराह रास्त वस्ती एशिया तक रसाई हासिल हो जाएगी। खासतौर से पाकिस्तान में चीन के बढ़ते असरात, उसके इक्तिसादी कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट के पेश नजर चाबहार पोर्ट और ईरान से मजबूत स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी। सबसे पहले हम डॉक्टर मोहसिन अली साहब से बात करते हैं। मोहसिन अली साहब, जो नया तनाजुर है पूरी दुनिया का इस वक्त, जिस तरह के जो नए समीकरण बन रहे हैं, इसको कहना चाहिए कि चीन की कुर्बतें पाकिस्तान से बढ़ रही हैं और हिंदुस्तान की कुर्बतें अमरीका से बढ़ रही हैं, और जिस तरह पर अभी हाल ही में हमारे वजीर आजम ने इसराइल के साथ साथ फलस्तीन का भी दौरा किया था,
और चाबहार बंदरगाह का मामला हमारे सामने है और ग्वादर पोर्ट का मामला हमारे सामने। इस तमाम सूरत हाल को अगर हम देखें तो इस तनाजुर में अगर हम बात करें हिंद ईरान ताल्लुकात की, तो उसमें क्या नए पहलू शामिल हो सकते हैं या जो पुराने ताल्लुकात उसमें कितनी बेहतरी आ सकती है? जहां तक सवाल है पुराने ताल्लुकात का, तो पुराने ताल्लुकात हमारे ईरान से जो है ना, वो चाहे वो अदबी लेवल पे कहिए या कल्चरल लेवल पे कहिए, वो हमारे बहुत ही पुराने हैं जी। जैसा कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि बहुत सारे ईरानी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं जी। ठीक है, ये आज से नहीं, हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स भी वहां पे बहुत पढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो है, जब यहाँ से इंडियन आर्मी कुछ आर्मी में लोग गए थे, जब रास्ता भटक गए तो वो ईरान में जाके रुक गए। यानी ईरानी गवर्नमेंट ने उनको वहां पे ठहरने की जगह दी। और आपको जानकारी भी होगी कि वहां पे एक गुरुद्वारा है और एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल भी चलता है जी। तो आज की डेट में अगर हम देखें कि ईरान में इंडियन की पॉपुलेशन तो मोर देन 4000 इंडियन फैमिलीज आर लिविंग एंड वेरी कंफर्टेबली लिविंग देयर ओवर देयर। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे तो उन्होंने वो गुरुद्वारे और स्कूल का भी विजिट किया जी। और जहां तक अगर हम बात करते हैं, तो चूंकि मैं लिटरेचर का आदमी हूं तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा कि जहां तक लिटरेचर या अदब या कल्चर का सवाल है, तो हम सब जानते हैं कि जब हम अपने स्कूल में पढ़ते थे, जैसे पंचतंत्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि पंचतंत्र की चाहे वो कछुए और खरगोश की कहानी हो, तो उस तरह से जो है ना, ये जो गुलिस्तान और बोस्तान की कहानी है, तो आज की डेट में हर घर में वो गुलिस्तान और बोस्तान, चाहे वो इंग्लिश के फॉर्म में, चाहे वो उर्दू के फॉर्म में, चाहे वो फारसी के, बहुत सारे स्कूल्स के कोर्स कैरिकुलम में वो शामिल है। तो हम उनसे कल्चरली कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और जहां तक अगर इसके लफ्जों की बात करेंगे, तो जो हम हिंदुस्तानी भाषा जो बोलते हैं जी, वो बिना फारसी के जो है ना, वो हमारी हिंदुस्तानी भाषा मुकम्मल है ही नहीं जी। जैसे कि अगर हम आज की डेट में अगर बॉलीवुड की दुनिया को देखें, अगर बॉलीवुड में अगर हम देखते हैं, तो अगर हम फारसी के अल्फाज को निकाल दें, ठीक है, उर्दू खुद ब खुद बिना फारसी के मुकम्मल नहीं है। तो ये फारसी लैंग्वेज या फारसी या के असरात हैं हमारे ऊपर, और बिना फारसी के जो है ना, उर्दू कंप्लीट नहीं है। सो उसी तरह से हिंदुस्तानी जो भाषा है, जो आम बोलचाल की भाषा है, वो बेसिकली जो है वो उर्दू, फारसी और हिंदी मिक्स है, जो कि हम एक आम इंडियन बोलते हैं। सो अगर उसमें से फारसी के एलिमेंट्स को अगर आप निकाल देंगे, तो फिर वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज की वो ब्यूटी नहीं रहती। हाँ, यानी सकाफत और अदब और जबानों के एतबार से देखें तो एक पूरा जो हिंद और ईरान एक पूरी तहजीब हिंदुस्तान का हिस्सा रही है, और चाहे यहाँ का सकाफत हो, चाहे यहाँ का तामीर का फन हो, उससे बहुत कदीम वाबस्तगी हमारी रही है। लेकिन हम बात अगर करें जो सियासी रवाबित हैं, तो उस पर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से बात करते हैं कि जो मैंने सूरत हाल बताई थी आपको, जो खित्ते का एक नई इक्वेशंस बन रहे हैं पूरे में, और जिस तरह से मिडिल एशिया में हिंदुस्तान की रसाई हो रही है, उस पूरी सूरत हाल में अगर हम देखें, तो जो ये दौरा हो रहे हैं, इसको किस नजर से आप देख सकते हैं? देखिए, कोल्ड वार के बाद कोई ग्लोबल ऑर्डर इस तरीके का नहीं है कि पूरी दुनिया के सामने कोई एक रूल बेस्ड सिस्टम रन करे जी। उसके बाद जो है सारी मुल्कें अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट लेके चल रही हैं, और हमारा रिलेशन इस खित्ते से, मिडिल ईस्ट से बहुत पुराना रहा है, और इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जरूरत का हमारा रिलेशन जो है नेसेसिटी बेस्ड हो गया। वहां पे जो है 60% वर्ल्ड का ऑयल है, 40% वर्ल्ड की गैस है जी, जो हमें बहुत जरूरी है 8 और 9% की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो वहां पर जो है 80% ऑयल आता है, 13% जो है वहां पे गैस का LNG आती है। तो इस नजरिए से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है, हमारे जो है करीब 90 लाख से 1 करोड़ वर्कर्स वहां काम करते हैं, जो $35 बिलियन वहां से भेजते हैं हर साल, जो कि 2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी में 1.2% उनका शेयर है, जो कि बहुत ही अहमियत रखता है। तीसरा $110 बिलियन का हमारा ट्रेड है। चौथा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, जो हम 300 मिलियन टन से ज्यादा प्रोड्यूस जो कर रहे हैं, वो रॉक एंड केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंड करती है, जिसका भारी बड़ी शेयर जो है वो गल्फ कंट्रीज से आता है, जिसमें जो है जॉर्डन है, सीरिया है, ओमान है, ये लोग बड़ी कसीर तादाद में जो है हमें जो है फर्टिलाइजर देते हैं। तो ये हमारी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट जो है उस रीजन से इतनी ज्यादा कनेक्टेड है, और इस इकोनॉमिक रिसेशन में यही एक ऐसा ब्लॉक है
जिसमें हमारा ट्रेड बढ़ा है, जो कि हमारे टोटल ट्रेड का 20% ट्रेड यहीं होता है। तो ये एज ए ब्लॉक के तरीके से ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक हमारा रहा है, जो कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन जो सेंट्रल अमेरिका था उसको पीछे छोड़ दिया है, एशियान को भी पीछे छोड़ दिया है। तो हम जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे देख रहे हैं, इंडिया जो इमर्जिंग पावर हो रहा है, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे कल्चर में है, तो इस रीजन को बिल्कुल नकार नहीं सकता है। इसी को देखते हुए 2005 में हमने जो है लुक वेस्ट पॉलिसी को इम्फेसिस दिया था, जो कि लुक ईस्ट की एक दूसरा हाथ है। 2 हाथ हमारे हैं, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है। तो इसमें हिंदुस्तान ने कहा कि जो खलीजी मुल्क हैं ये हमारे जो है मैरीटाइम नेबरहुड हैं, और इनके साथ हम अपने ग्रोथ को शेयर करेंगे जी। तो अब ईरान जो है हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है 2-3 तरीके से। नंबर 1 ये है कि इससे जो है हमारी एनर्जी बहुत आती है, फ्यूचर में हमारी एनर्जी और बढ़ेगी, क्योंकि ईरान जो है सेकंड लार्जेस्ट गैस डिपॉजिट इसके पास है रशिया के बाद। करीब जो है 17% वर्ल्ड का गैस इसके पास है, जो कि फ्यूचर फ्यूल जो है गैस है 21st सेंचुरी के, क्योंकि 30 से 40-50% जो है ये क्लीन है, ग्रीन एनवायरमेंट को बिल्कुल फिट करती है, और ये हमारे ज्योग्राफिकली प्रॉक्सिमेट है, बहुत नजदीक है, जिससे जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत चीप रहेगी। तो एक ये हो गया। दूसरा ये हो गया कनेक्टिविटी का इश्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि हम जो है सेंट्रल एशिया नहीं जा पा रहे हैं, हम अफगानिस्तान नहीं जा पा रहे हैं। तो चाबहार जो पोर्ट बन रहा है, इससे कनेक्टिविटी हमारी बनेगी, और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के रास्ते में जो अपनी जो है पॉलिसी जो है अड़ंगा लगाता है, उसको हम ओवरकम करेंगे। और ऑलरेडी हमने जो है पहले जो है गेहूं का मतलब सप्लाई कर दिया है। तीसरा ये हमने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, हाजीगाग जैसे, जो कि आयरन माइन है, वहां पे बहुत बड़ा जखीरा है आयरन माइन का, जिसमें हमने 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है। और कल जो है अगर हम वहां से आयरन ओर्स लाते हैं तो चाबहार एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा यहाँ तक आने में। तो चौथा जो एक सबसे बड़ा ये हो रहा है कि चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन में आके वो ग्वादर में बना रहा है, वो तिब्बती में बना रहा है, वो सऊदी अरब और इन सब सारे जो है पोर्ट अपने जो जाल फैला रहा है, जिसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसे इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है मैरीटाइम में। तो उसमें जो है चाबहार एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो है पहलू है कि चाइना के इस जाल को हम काटेंगे। और हमने जो है यूएई से भी डीपी वर्ल्ड जहाँ का है, डीपी वर्ल्ड वहां की बहुत बड़ी पोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी है, उससे भी हमने मुआहदे कर रखे हैं। तो ये चाइना का जो बढ़ता हुआ जो रोल है इंडियन ओशन में, उसको भी हम कट करेंगे। तो ईरान हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, सिविलाइजेशन से एंड पीपल टू पीपल रिलेशन में बहुत ही अहमियत का हामिल रखा। बिल्कुल, जो ताकत का तवाजुन है वो भी कहीं न कहीं बेहतर होगा। जाहिर है कि हिंद ईरान ताल्लुकात अगर मजबूत होते हैं, और जिस तरह जिक्र कर रहे थे डॉक्टर जाकिर साहब कि तिजारती और मुआशी एतबार से दोनों मुल्कों के दरमियान जो ये ताल्लुकात है, राबित हैं, ये नई बुलंदियां हासिल करने की तरफ गामजन है। बहरहाल दोनों मेहमान हमारे साथ अभी मौजूद रहेंगे, लेकिन इस वक्त छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए आलमी समय। फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। भाई ये देख, अब लड़कियां ड्राइव करेंगी तो यही होने वाला है ना। मेरी समझ में ये नहीं आता, इन्हें एडवेंचर करने क्यों है? और क्या भाई, तुम्हारे जो काम है वो करो, पढ़ो लिखो और शादी ब्याह करो, और ड्राइविंग का काम मर्दों पर छोड़ दो। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपके जहाज की कप्तान आकृति फ्लाइट डेस्क से बात कर रही हूँ। हम कुछ ही देर में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। बराए करम कुर्सी की पेटी बांध लें। शुक्रिया। सुनो, मेरी बेटी है आकृति,
बेटियों के परों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। औरतों और बच्चों की तरक्की की वजारत के जरिए मफाद आम्मा में जारी। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हालात हाजरा, और हालात हाजरा में आज हम बात करें हिंद ईरान ताल्लुकात की। हमारे दरमियान मौजूद है दो माहिरीन इस मौजू के, जिनमें डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और डॉक्टर मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं मोहसिन अली साहब से एक मरतबा फिर। मोहसिन साहब, जिस तरह अमरीका से मैंने जिक्र किया था कि हिंदुस्तानी कुर्बतें बढ़ रही हैं, और ईरान के अमरीका से जो ताल्लुकात रहे हैं, जो तलखे रही, वो भी जग जाहिर है। आप जानते हैं कि हमेशा ईरान ने कहीं न कहीं अमरीका की आंखों में आंखें डालकर बात की है, चाहे वो एटमी मामला हो या दूसरे तजारती मामलात हो। तो ये जो ताल्लुकात हिंदुस्तान और ईरान के हालांकि पहले से ही बहुत अच्छे रहे हैं, अगर उनमें इजाफा होता है तो इस सूरत हाल में क्या जो ये पेचीदगियां हैं, जो एक आलमी तनाजुर में इसको हम देखते हैं, जो एक बैलेंस है, चाहे वो कारोबारी तौर पर हो या स्ट्रेटेजिक तौर पर हो, वो कितना मुतासिर होगा या कितना उसका असर पड़ेगा हिंद और ईरान के ताल्लुकात पर? जैसा कि हिंदुस्तान की हमेशा एक अपनी फॉरेन पॉलिसी रही है। जहां तक कि अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने 1979 से लेकर के अब तक हर वक्त उनका सैंक्शन तो रहा ही रहा है। कभी ज्यादा रहा है, कभी बीच में कम हो गया है, फिर अभी ट्रंप के दौरे के बाद जो है अभी फिर उन्होंने सैंक्शंस बढ़ा दिए हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो हमेशा जो है वो एक डिफरेंट तरह की फॉरेन पॉलिसी होती है। वो ईरान को भी दुखी नहीं करते हैं और अमेरिका की भी सारी बातों को मानते नहीं है। तो हम ईरान चूंकि हमारा नियरेस्ट नेबर है और हम कल्चरली और लिंग्विस्टिकली उससे काफी करीब हैं, तो कभी हिंदुस्तान ने, कभी ईरान के, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया तो उस सैंक्शन के बदले कभी हिंदुस्तान ने उससे ऑयल का इंपोर्ट बंद नहीं किया, अपने गुड्स के एक्सपोर्ट्स को बंद नहीं किया। हाँ, पेमेंट्स में दिक्कतें आती हैं तो पेमेंट्स के लिए यूको बैंक को लाया जाता है या डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट्स अपनाए जाते हैं, लेकिन कमोबेश हमेशा ताल्लुकात जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है वो होता ही रहा है। लेकिन अभी जो बेसिकली जो चाह बहार है, चाह बहार से सिर्फ ईरान से रिलेशन का मसला नहीं है, ईरान से जो रिलेशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो ये जो बेसिकली जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जो हुआ है बिटवीन ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया, सो इसमें जो है बेसिकली जो हमारी जो बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में है, तो हमें अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, अफगानिस्तान इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है आज के लिए। और ये जो है ना, ये जो एक लैंडलॉक जो कंट्री है अफगानिस्तान, इसके जरिए हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हम एंटर कर सकते हैं जी। So this Chabahar can be called as a golden gate, for the landlocked country or Central Asian countries, and it is going to further ये जो है ना further जो है अपने हमारे जो बिजनेस ताल्लुकात हैं इसको स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसा कि हम चाइना को देख रहे थे कि ग्वादर पोर्ट को डेवलप करके कि किस तरह से वो सेंट्रल एशिया में इंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो चाबहार कैन बी मतलब हमारे लिए एक गोल्डन गेट है इंडिया के लिए और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि अगर ये चीजें सब फाइनलाइज हो जाती हैं तो हम पाकिस्तान को आसानी से बाईपास कर करके के हम अपना जो बिजनेस रिलेशन है वो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ईरान से काफी बढ़ा सकते हैं। जी, डॉक्टर जाकिर से बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर, क्या कितने इत्तेफाक करते हैं आप डॉक्टर मोहसिन साहब की बातों से, जो ये ताल्लुकात के दरमियान के उतार चढ़ाव है, जो पहलू है, जिस तरह पाकिस्तान का मामला भी सामने है? ये बिल्कुल हकीकत है, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक रियलिटी है, इसे कहते हैं। मोहसिन साहब ने जो कहा गोल्डन गेट है और ये रहेगा, और इसी को देखकर शायद अमेरिका थोड़ा सा नर्वस हुआ है कि जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन को उसने काट दिया था, अब इसको कैसे काटा जाए, क्योंकि इंडिया की जरूरत जो है ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में बेहद मानी रखती है। सेंट्रल एशिया में भी जो है, जैसे तुर्कमेनिस्तान है, वो वर्ल्ड का जो है चौथा लार्जेस्ट गैस उसके पास है और वो इंडिया की मार्केट में देना चाहता है। तो अगर जो है ईरान एक अच्छा रोल अदा करता है तो ईरान भी एक पाइपलाइन के जरिया दे सकता है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान को हम बहुत ही इजीली जो है बाईपास कर सकते हैं, करेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा है। तो अब देखना है ये है कि इस विजिट में क्या जो है दोनों लीडरों के में जो क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि इसको जो है आगे बढ़ाएं और अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको
इनके ऊपर हावी ना होने दे। मेन मसला यही है कि ईरान का रिलेशन जो है अमेरिका से खराब रहा है 1979 से, उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, वो सैंक्शन में जीने का ही आदी हो गया है। उसके लिए अगर नॉर्मल डेज आते हैं तो वो एक तरीके से माना जाता है कि बुरा दिन है। और हिंदुस्तान का रिलेशन जो है 2005 के बाद जो है न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1, 2, 3 जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया, उसके बाद से उसका रिलेशन बढ़ने लगा, क्योंकि हिंदुस्तान को भी अपने न्यूक्लियर लेजिटिमेसी चाहिए। तो दोनों में एक बहुत ही फाइन बैलेंसिंग इंडिया करके ले जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जब सैंक्शन लगाया तो उसने ये कहा कि ईरान से अपने सारे रिलेशन को कट ऑफ करिए, तो इंडिया ने इसको नकार दिया। और उस वक्त जो है हमारा ट्रेड जो है $15 बिलियन था, आज जो है $12.89 बिलियन है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है जी। तो और ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हम ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ट्रेड को डाइवर्सिफाई $2.5 बिलियन जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है, लेकिन नॉन ट्रेड का आइटम ईरान भी चाहता है कि हिंदुस्तान बढ़ाए और हम भी चाहते हैं कि हमारा ट्रेड बैलेंस हो। तो इसमें जो है प्रोजेक्ट फॉर ऑयल जो है, ये एक जो रास्ता निकाला गया है, किस तरीके से कौन सा प्रोजेक्ट जो है कैसे लाया जाए जिसमें जो है इन्वेस्टमेंट ईरान का इंडिया में बढ़े जी, ताकि जो है ट्रेड को हम बैलेंस कर पाए। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज जो है एक मेच्योर सिविलाइजेशंस हैं। सिविलाइजेशन जो है एक दूसरे की को रिस्पेक्ट करती हैं, एक दूसरे के न्यूएंसेस को समझती हैं और फ्यूचर को भी देखती हैं कैसे ही वो अपने रिलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं ये नहीं देख रहा हूं कि अमेरिका का बहुत ज्यादा जोर और जबरदस्ती इंडिया के ऊपर आएगा। इंडिया ने ऑलरेडी शो कर दिया है कि इजराइल में जाकर एक साथ और दूसरे साथ जो है फलस्तीन में भी स्टैंड ऑन विजिट करके ये शो कर दिया है कि किसी तीसरी कंट्री का असर हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी या नेशनल इंटरेस्ट को कट नहीं कर सकता। बिल्कुल। प्रोफेसर मोहसिन साहब, हमेशा जिस तरह रिपोर्ट में भी देखा, आप लोग बातें भी कर रहे हैं कि कदीम तारीख रही है जो अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात ईरान के साथ हिंदुस्तान के रहे हैं, लेकिन क्या जो मौजूदा क़यादत है उसके बाद कुछ इसमें कुछ नई मंजिलें तय करेंगे ताल्लुकात की? क्या कुछ ऐसी नई पॉलिसीज आ सकती हैं सामने ताकि ये महसूस हो कि जो हमारे कदीम ताल्लुकात अच्छे थे उसके अलावा कुछ नए पहलू तलाश किए गए हैं राब्तों के? देखिए, ये जहां तक नए पहलू की बात आप करते हैं तो इसमें नयापन कुछ नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि जो सकाफती ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने, जैसे अगर आज की डेट में अगर बॉलीवुड मूवीज की बात करें, ठीक है, तो जो सीरियल्स जो इंडिया में चल रहे हैं उसका सिमल्टेनियस ट्रांसलेशन और टेलीकास्ट जो है ईरान में हो रहा होता है जी। सो ये बॉलीवुड का जो प्रमोशन है वो बेसिकली जो है जैसे किसी भी ईरानी से अगर आप बात करेंगे तो ही ऑलवेज लव्स इंडियन सॉन्ग्स, इंडियन मूवीज, यू नो। तो ये जो है ना एक दूसरे के कल्चर को जो है ना समझते हैं और बहुत करीब भी हैं, और इससे जो है ना वो जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसमें काफी फर्क है। जैसे टूरिस्ट की बात करेंगे तो अभी जैसे नौरूज है, नौरूज का महीना आने वाला है, और आप देखेंगे कि जिस तरह से टूरिस्ट का इनफ्लो है इंडिया में ईरान से, वो यूरोप जाना पसंद नहीं करते, अमेरिका जाना पसंद नहीं करते, दे प्रेफर टू कम टू इंडिया, ताजमहल, जयपुर, आगरा। सो ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी रखता है, रादर देन की जो है वो जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ता है तो अल्टीमेटली डिप्लोमेसी बढ़ती है, बिजनेस रिलेशंस बढ़ते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही बात आपने कही, जो पीपल टू पीपल रिलेशंस है वो बढ़ने चाहिए। और अभी मक्का मस्जिद में जो अभी दौरा किया है हसन रूहानी साहब ने, वहां जो उन्होंने तकरीर की है, वहां डॉक्टर जाकिर साहब उन्होंने अवाम से ही अवाम पर जोर दिया है कि वो आपस में रवाबित बढ़ाएं, तो एक बड़ी अहम चीज निकलकर सामने आई है। लेकिन जिस तरह यहाँ की अकलियतें खुद को गैर महफूज महसूस कर रही है मौजूदा क़यादत में, तो इस सूरत हाल में अगर हम इसको देखें किस तरह से अवामी रवाबित बढ़ सकते हैं और क्या यहाँ कुछ बेहतरी पैदा हो सकती है आपकी नजर में? लेकिन उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा एक तकरीर में कि हम एक दोस्ती का तोहफा लेके आए हैं जी, और इस तोहफे को हिंदुस्तान न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदुस्तान की सारी अवाम जो है उसको एक्सेप्ट करेगी और कर रही है। ईरान एक बहुत ही मकबूल कंट्री है हमारी तमाम सोसाइटी में। जितना जो है ईरान से हम कुर्बियत महसूस करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे मल्टीप्लुरल सोसाइटी हमारी है, सभी ईरान से जुड़े हुए हैं। और हम दो चीजों पे कहना चाहेंगे। नंबर एक ये है कि अगर वो रीजन हमारे बहुत नजदीक, अगर उसमें जो है अमन और चैन रहता है तो इसका असर हमारे ऊपर कम आएगा जी। हम जो है हम भी चैन से रहेंगे, वो भी चैन से रहेंगे। लेकिन दूसरा पहलू हम ये कहते हैं कि अगर वहां पे कोई असर आता है, कोई बहरान आता है, जैसे कि
शिया सुन्नी का जो डिवीजन वहां पे सेक्टरिज्म की बात करती है, लोग उसको शिया सुन्नी के एंगल से देखते हैं, लेकिन अगर जो है उसको हकीकत में देखा जाए तो वो सऊदी अरब और ईरान की हेजुमेनी की लड़ाई है, जो शिया और सुन्नी की आड़ में खेल, बल्कि आयतुल्लाह खुमैनी तो बड़ी काम किया था शिया सुन्नी इत्तेहाद के लिए। जी, तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं आना है। हम जो है इम्पोर्टेड जो है या इम्पोज जो है डिवीजन इन आवर मुस्लिम सोसाइटी, इन आवर इंडियन सोसाइटी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, शुड नॉट बी टेकन, शुड नॉट बी वेलकम्ड। हम इंडियन हैं, हमारी सोसाइटी इंडियन है, मल्टीपुलरिज्म हमारे यहाँ, सेकुलरिज्म हमारे यहाँ, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत हम मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के मुसलमान खुद एक ऐसी नुमाया किरदार पेश करें कि सारी दुनिया के मुसलमान या मुल्क या और भी दीगर कौमें जो है इसको एक बिल्कुल। इस बात पर उन्होंने अपनी तकरीर में जोर भी दिया है कि जो आपसी इत्तेहाद है उस पर बहुत जोर दिया हसन रूहानी साहब ने, जो मक्का मस्जिद तारीखी मस्जिद में उन्होंने तकरीर की थी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ताकतें हैं जो पूरी दुनिया में खलफिशार पैदा करना चाहती हैं। तो बहरहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा। हम जी थोड़ा सा हिस्ट्री में भी अगर आप जाएं तो जिस टाइम जो मुगल डायनेस्टी है यहाँ पे, तो वहां से देखेंगे तो सफवीद दौर के जितने भी बड़े पोएट्स हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं जी, और उनको यहाँ पे स्पेशल कोर्ट पोएट का दर्जा दिया जाता है। जी 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 हाँ, तो जो हम आहंगी है वो पहले से ही तारीख कैसे उस पर फिर जोर भी दिया है। मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, और मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का और जनाब डॉक्टर मोहसिन अली साहब का, कि आप लोग स्टूडियो में तशरीफ लाए और इस अहम मुबाहिसे में आप लोग शामिल हुए। आप दोनों साथ का शुक्रिया। नाज़रीन, आलमी समय इंटरनेट पर भी दस्तयाब है। इसे देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। मुईन शादाब को इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय। आदाब।